नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 पार्ट में हम लोगों ने ब्रिटिश लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट को, उसके बाद अमेरिकन लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट की। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डाडाइज्म, सरेलिज्म, डिकेडेंस, इनलाइटनमेंट, सिंबोलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, मैलप्रॉपिज्म। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डाडाइज्म। इसको डाडा या डाडाइज्म कहते हैं। ये एक एवागार्ड मूवमेंट होता है। एवागार्ड का मतलब क्या होता है? कला या संगीत या साहित्य में कोई नया विचार या नया जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एवागार्ड। तो डाडाइज्म एक एवागार्ड मूवमेंट होता है और इसकी स्थापना फ्रेंच पोएट जिनका नाम रहता है ट्रिस्टन ज़ारा 1960 में स्विट्जरलैंड में करते हैं। ठीक है। डाडाइज्म की फाउंडेशन कब लगती है? 1916 में फ्रेंच पोएट ट्रिस्टन ज़ारा के द्वारा, वो भी कहाँ? स्विट्जरलैंड में। डाडाइज्म ये है क्या? डाडाइज्म एक प्रोटेस्ट है, विरोध है। किसका? बुर्जुआ सोसाइटी का। बुर्जुआ यानी मिडिल क्लास सोसाइटी का, रिलीजन का या फिर आर्ट का। देखो, डाडाइस्ट ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी ऑथर्स होते हैं वो 1919 से पेरिस में इकट्ठा होते हैं और निहिलिस्टिक मैनिफेस्टो को पब्लिश करते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र और निहिलिस्टिक का मतलब होता है ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें हर तरह के रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि लाइफ जो है मीनिंगलेस है। अच्छा, ये जो निहिलिस्टिक मैनिफेस्टो आता है वो किसके अगेंस्ट में आता है? वो आता है उस कल्चर के अगेंस्ट में जिसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया था 1914-1918 वार के दौरान। ठीक है। और डाडाइज्म से जुड़े हुए जो भी ऑथर्स थे वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कल्पचर्स, कोलाज पिक्चर्स या एंटी लॉजिकल पोएट्री को लिख करके। इस ग्रुप में बहुत सारे राइटर्स जुड़े होते हैं, लेकिन एक नेम आपको याद रखना है, एंटी ब्रेटॉन, जो बाद में डाडाइज्म से अलग होकर के सरेलिज्म की बिगनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सरेलिज्म। सरेलिज्म, ध्यान रखना, ये आर्ट और लिटरेचर में 20th सेंचुरी का एक फ्रेंच मूवमेंट होता है। फिर से सुनना, सरेलिज्म जो है आर्ट और लिटरेचर में 20th सेंचुरी का एक फ्रेंच मूवमेंट होता है। और इसमें होता क्या है? इसमें स्ट्रेंज या इम्पॉसिबल तरीके से अनरिलेटेड इमेजेस या इवेंट्स को एक साथ रखा जाता है। ठीक है। सरेलिज्म 1920 से 1930s के बीच में यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर में इमेजिनेटिव लिबरेशन, काल्पनिक स्वतंत्रता के लिए एक एंटी रैशनल मूवमेंट होता है। ध्यान रखना, सरेलिज्म 1920s और 1930s में यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर में इमेजिनेटिव लिबरेशन के लिए एक एंटी रैशनल मूवमेंट होता है। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च करने वाले कोई और नहीं, एंड्री ब्रेटॉन है। ये वही ऑथर हैं जो डाडाइज्म से अलग होते हैं 1922 में और 1924 में मैनिफेस्टो टू सरेलिज्म में सरेलिज्म को लॉन्च करते हैं। तो ध्यान रखना, सरेलिज्म एक फ्रेंच मूवमेंट है, वो भी 20th सेंचुरी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिकेडेंस। डिकेडेंस लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस का एक मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिकेडेंस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस का एक मूवमेंट होता है। और डिकेडेंस क्या होता है? ये स्टेट ऑफ डिके होता है, पतन की एक अवस्था होती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे प्रीसीडिंग पीरियड में, यानी पहले पीरियड की तुलना में प्रेजेंट पीरियड में लिटरेरी क्वालिटीज में गिरावट आई है या मॉरल स्टैंडर्ड्स का पतन हुआ है, ये डिकेडेंस में दिखाया जाता है। डिकेडेंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनके नेम आपको पता होना चाहिए। ये राइटर्स हैं ऑस्कर वाइल्ड और आर्थर सिमंस। तो ध्यान रखना, ऑस्कर वाइल्ड किससे जुड़े हैं? डिकेडेंस से जुड़े हैं और ये एक फ्रांस का मूवमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड होता है 1660 से 1790। आपको याद आ रहा होगा, ये वही टाइम पीरियड है जो न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है। न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है, 1660 से लेकर के 1785 और कहीं कहीं आपको 1798 भी मिलेगा।
ठीक है। तो इनलाइटेनमेंट ये 1660 से 1790 का एक मूवमेंट होता है। देखो इनलाइटेन मूवमेंट अप्लाई होता है ऐसे मूवमेंट के लिए जो किसकी बात करता है, इंटेलेक्चुअल लिबरेशन की, बौद्धिक मुक्ति की बात करता हो। और ये जो इंटेलेक्चुअल साइकिल, जो बंधन वो डेवलप हो गया था वेस्टर्न यूरोप में, खास करके फ्रांस और स्विट्जरलैंड में लेट 17th और लेट 18th सेंचुरी के बीच में। देखो इनलाइटनमेंट का जो सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव क्या होता है, वो ह्यूमन को रीजन देना होता है, लॉजिक देना होता है, जिससे वो पुराने सुपरस्टिशन, प्रेजुडिस, डोगमा या फिर इनजस्टिस को वो क्लियर अवे कर सके, स्पष्ट कर सके। इनलाइटनमेंट को एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के समय जो मोस्ट ऑफ राइटिंग्स होती हैं वो नॉन फिक्शन के फॉर्म में लिखी जाती हैं, खास करके एसेज, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज लिखे जाते हैं। और ये वर्क्स लिखे जाते हैं किसके द्वारा, थॉमस हॉब्स के द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा, रूसो और डिकार्टेस के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म 1880s यानी लेट 19th सेंचुरी का एक फ्रेंच मूवमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंबोलिज्म में क्या होता है, इसमें वर्ड्स या इमेजेस का यूज किया जाएगा किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, पीपल, ऑब्जेक्ट या इवेंट को सिंबलाइज करने के लिए। सिंबोलिज्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनके नेम आपको पता होना चाहिए। ये ऑथर्स हैं एडगर एलन पोप और जेम्स मैरिल। सिंबोलिज्म में राइटर कैसे यूज करेगा, वो एप्पल का यूज करके टेम्पटेशन की तरफ इशारा करेगा, ऐसे ही चेन का यूज वो इम्प्रिजनमेंट के लिए करेगा, क्राउन का यूज पावर के लिए और स्केल का यूज जस्टिस या फिर द लॉ के लिए यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, सिंबोलिज्म एक फ्रेंच मूवमेंट है और वो भी लेट 19th सेंचुरी का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैलप्रॉपिज्म। मैलप्रॉपिज्म फ्रेंच वर्ड मैल प्रोपोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इनअप्रोप्रिएटली। मैलप्रॉपिज्म में क्या होता है, इसमें लॉन्ग वर्ड या वर्ड्स को कंफ्यूज्ड या कॉमिकली इनएक्यूरेट तरीके से यूज किया जाएगा। मैलप्रॉपिज्म ये शब्द कहां से आया है, तो मैलप्रॉपिज्म सेरिडॉन की कॉमेडी है द राइवल, जो 1775 में आती है। उसमें एक कैरेक्टर होती है मिसेस मैलप्रॉप। तो मैलप्रॉपिज्म, मिसेस मैलप्रॉप यहां से आया है। इस प्ले में मिसेस मैलप्रॉप की एक आदत होती है, वो शब्दों को इनएक्यूरेट या एब्सर्ड तरीके से कहने की, ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। मैलप्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, जैसे कैरेक्टर को बोलना हो पिनेकल, तो वो क्या बोलेगा, द वेरी फाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस। आपको एक सीरियल याद आ रहा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें एक कैरेक्टर होती है दया भाभी। सी वॉज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग मैलप्रॉपिज्म। ठीक है, वो शब्दों को जानबूझकर क्या करती हैं, डिफॉर्म करके बोलती हैं, ताकि ऑडियंस को वो एंटरटेन कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म एक लिटरेरी सेंस होता है, ध्यान से समझना है। ये ना तो कोई मूवमेंट होता है और ना ही कोई स्कूल होता है, ये एक लिटरेरी सेंस होता है। इसको बोरो किया गया था फ्रेंच पेंटिंग से। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म एक वेग टर्म होता है, अस्पष्ट टर्म होता है। ये अप्लाई होता है ऐसे वर्क्स या ऐसे पैसेजेस के लिए, इसमें ऑब्जर्वर क्या करता है, ट्रांजिटरी मेंटल इंप्रेशन, फीलिंग, सेंसेशन या इमोशन जो फील करता है उसका वर्णन होता है। ठीक है, इंप्रेशनिज्म में क्या होगा, इंप्रेशनिज्म में कोई भी ऑब्जर्वर जो ट्रांजिटरी मेंटल, ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक, जो मेंटल इंप्रेशन, फीलिंग, सेंसेशन या इमोशन फील करता है, उसका वर्णन किया जाता है इंप्रेशनिज्म में। ठीक है, देखो इंप्रेशनिज्म ये ना तो कोई स्कूल है ना तो कोई मूवमेंट है, ये एक सब्जेक्टिव टेंडेंसी होती है जिसको डिस्क्रिप्टिव टेक्निक के द्वारा मैनिफेस्ट किया जाता है। इंप्रेशनिज्म आपको कहां कहां मिलेगा, इंप्रेशनिज्म आपको सिंबोलिस्ट और इमेजिनिस्ट पोएट्री में मिलेगा। इसके अलावा आपको मॉडर्न वर्ड्स में भी मिलेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोज फिक्शन में भी मिलेगा लेट 19th सेंचुरी के। इसके अलावा जो है जोसेफ कॉनरेड और वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल्स में भी इंप्रेशनिज्म का यूज मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्मन लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट की। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशनिज्म, उसके बाद बिल्डिंग्स रोमन की। एक्सप्रेशनिज्म क्या है, एक जर्मनी का मूवमेंट है और ये 20th सेंचुरी का मूवमेंट है। ये प्रश्न एलटीजीआईसी में पूछा जा चुका है। एक्सप्रेशनिज्म क्या है, ये जो है पेंटिंग, ड्रामा, पोएट्री, सिनेमा से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। और ध्यान रखना, इसका जो एक्सपेंशन होता है वो सभी जर्मन स्पीकिंग यूरोप में होता है,
1910 और 1924 के बीच में। तो ध्यान रखना, एक्सप्रेशनिज्म 20th सेंचुरी का मूवमेंट है और इसकी ओरिजिन कहाँ है? जर्मनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में एक्सप्रेशनिज्म ड्रामेटिक्स टेक्निक का यूज किया जाता है यूजीन ओनेल और सीन ओकेसी के प्लेस में। इसके साथ साथ जो है एक नॉवेल आती है जेम्स जॉयस की यूलिसिस, उसमें एक एपिसोड होता है सर्स, उसमें भी एक्सप्रेशनिज्म का यूज किया गया है। इसके अलावा टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड में भी एक्सप्रेशनिज्म का यूज किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग्स रोमन। बिल्डिंग्स रोमन एक तरह का नॉवेल होता है और इस नॉवेल में ये दिखाया जाता है जो मेजर कैरेक्टर हीरो या हीरोइन होता है वो किस तरह से मुश्किल हालातों का सामना करके कैसे अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में पहुंचता है। ध्यान रखना, बिल्डिंग्स रोमन एक जर्मन वर्ड है और इसमें पर्सनल ग्रोथ को दिखाया जाता है। बहुत सारे 19th और 20th सेंचुरी के जो नॉवेल्स हैं वो इस पैटर्न पर लिखे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड और जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ यंग मैन। ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है। ये एग्जांपल है बिल्डिंग्स रोमन के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केल्टिक रिवाइवल। केल्टिक रिवाइवल का टाइम पीरियड होता है 1885 से लेके 1939। 1939 वो यही डेट होता है जब डब्ल्यू बी ईट्स की डेथ होती है और डब्ल्यू बी ईट्स एक आयरिश पोएट होते हैं। तो केल्टिक रिवाइवल भी एक आयरिश लिटरेरी रिवाइवल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। केल्टिक रिवाइवल 1920th सेंचुरी में वैरायटी ऑफ मूवमेंट या ट्रेंड्स होता है और ये ध्यान रखना, इसको हम आयरिश लिटरेरी रिवाइवल या आयरिश लिटरेरी रेनेसेंस कहते हैं। केल्टिक रिवाइवल्स के कुछ और नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए। केल्टिक ट्विलाइट या केल्टिक डॉन से भी केल्टिक रिवाइवल को जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इन तीनों के बीच में डिफरेंस को हमें अच्छे से समझना है। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी जब किसी राइटर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कहानी लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है जेम्स बॉसवेल का द लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन। ठीक है, तो बायोग्राफी किसी राइटर के द्वारा किसी दूसरे राइटर या किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की कहानी लिखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? जब कोई राइटर खुद के लाइफ के बारे में लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। देखो, ऑटोबायोग्राफी में कोई भी राइटर या कोई भी व्यक्ति अपनी पूरे जीवन की कहानी लिख सकता है या फिर वो आंशिक रूप से अपनी जीवन कहानी लिख सकता है। इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है, महात्मा गांधी का द माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ और इसके अलावा जो है कमला दास का माई स्टोरी। ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं ऑटोबायोग्राफी के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेमोयर। तो देखो, मेमोयर फ्रेंच वर्ड मेमोयर से आया हुआ है जिसका मतलब होता है मेमोरी या रेमिनिसेंस। मेमोयर क्या होता है? देखो, मेमोयर में कोई पब्लिक इवेंट्स या नोटेड पर्सनेज यानी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी ऑथर की लाइफ का रिकॉर्ड होता है। दूसरे शब्दों में कहें, मेमोयर्स जो है ऑथर के डेवलपिंग सेल्फ के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, लेकिन मेमोयर किसके बारे में लिखा जाता है? उस पीपल या इवेंट्स के बारे में जिसको ऑथर जान रहा होता है, उससे रिलेटेड जब कोई फैक्ट्स ऑथर को देना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेमोयर। तो मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी में अंतर है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑथर्स के लाइफ का रिकॉर्ड होता है, जबकि मेमोयर क्या होता है? मेमोयर्स में ऐसे पीपल या इवेंट्स के बारे में लिखी जाती है जिसके बारे में ऑथर जान रहा होता है। मेमोयर का एग्जांपल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का अ मूवेबल फिस्ट। अ मूवेबल फिस्ट जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1920s में पेरिस में एज अ राइटर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वहां के अनुभव को उन्होंने किसमें लिखा है? मूवेबल फिस्ट में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैड्रिगल। मैड्रिगल एक शॉर्ट लिरिक पोएम होता है और ये लव और पास्टोरल लाइफ पे लिखी जाती है। मैड्रिगल की ओरिजिन इटली में होती है 14th सेंचुरी में और इंग्लैंड में जो है मैड्रिगल फ्लरिस्ट करता है 1580 से 1620s के बीच में। तो ध्यान रखना, मैड्रिगल एक शॉर्ट लिरिक पोएम होती है। नेक्स्ट टर्म है ग्रैंडिलोक्वेंस। ये एक पॉम्पस स्पीच होता है। ठीक है, ये स्पीकिंग की एक स्टाइल या मैनर होती है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज किया जाता है एडमिरेशन या अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। खास करके किसी व्यक्ति या किसी चीज को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए ग्रैंडिलोक्वेंस का यूज किया जाता है। जैसे टू डिसीव और चीट के लिए यूज किया जाएगा हॉर्नस्वांगल
और ऐसे ही कैकोफोनस स्पेशली एज अ सेलिब्रेशन या प्रोटेस्ट के लिए यूज किया जाएगा कैलिथोम्पियन। तो ध्यान रखना ग्रैंडिलिक्वेंस एक पॉम्पस स्पीच होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रिटिक और क्रिटिक, ये होमोफोन्स हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन देखो सेम है लेकिन इसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। तो सबसे पहले समझेंगे क्रिटिक को। क्रिटिक देखो ऐसे या पीस ऑफ राइटिंग के फॉर्म में लिखा जाता है और इसका यूज किया जाता है किसी लिटरेरी वर्क को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है पीस ऑफ राइटिंग के थ्रू किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में अच्छे या बुरे पॉइंट्स को बताए जाते हैं। और वहीं क्रिटिक क्या होता है, ये कोई व्यक्ति होगा, ये क्या करेगा, जज करेगा, इवेलुएट करेगा, या वो अपने ओपिनियन को, अपनी राय को देगा कि कोई प्ले, फिल्म या बुक का पार्ट कैसी है। तो क्रिटिक ये कोई व्यक्ति होगा और ये जो क्रिटिक है ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है। इसके अलावा एक चीज और आपको समझना है, क्रिटिसिज्म और क्रिटिक के बीच में अंतर होता है। तो देखो क्रिटिसिज्म क्या होता है, ये पर्सनल होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, वीक होता है और इवन सेल्फिश होता है। और वहीं क्रिटिक क्या होता है, ये जो है इम्पर्सनल होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है और सेल्फलेस होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप रेस्टोरेंट पे जाते हो और वहां पे आपने जो है कुछ ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो मान लो खाना आने में देरी हुआ या खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म। और ये क्या हुआ, ये पर्सनल हुआ। और वही जो है क्रिटिक क्या होता है, वो इम्पर्सनल होता है। इन दोनों के बीच में अंतर है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूटोपिया और डिस्टोपिया की। देखो यूटोपिया क्या होता है, ये कोई प्लेस होगा या कोई स्टेट होगा, ठीक है, कोई अवस्था होगी जो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करेगी और जहां पे हर चीज क्या होगा, परफेक्ट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है। ये जो है एक एस्थेटिकली प्लीजिंग प्लेस होती है जहां पे हर चीज क्या होती है, परफेक्ट होती है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, डिस्टोपिया। तो डिस्टोपिया क्या होगा, एक अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होगा। डिस्टोपिया एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहां पे हर चीज इम्परफेक्ट होगी और हर चीज जो है गोस टेरिबली रॉन्ग, यानी हर चीज जो है वहां पे क्योटिक होगी, हर चीज वहां पे बद से बदतर होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्डस हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जार्गन। जार्गन क्या होता है, ये एक स्पेशल या टेक्निकल वर्ड होता है जिसका पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा पर्टिकुलर प्रोफेशन में यूज किया जाता है ताकि और सारे लोग इसको समझ ना सके, ठीक है। तो जार्गन क्या होता है कि स्पेशल या टेक्निकल वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कहना हो टेक फुल एडवांटेज ऑफ, तो जार्गन में बोला जाएगा लेवरेज। देखो इस तरह से हम लोगों ने सारी टर्म्स और मूवमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कुछ और टर्म्स और मूवमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।